सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 67वें नंबर के जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुए थे 2022 में, उसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो याद रखना कौन से नंबर के हैं ये फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 वाले, 67वें नंबर के, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। किस मूवी के लिए? 83 जो मूवी आई थी उसके लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को मिम्मी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था अबू धाबी में। उसमें बेस्ट एक्टर चुना गया था विक्की कौशल को सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी कृति सेनन मिम्मी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म उसमें भी रही थी शेरशाह। और उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए थे? शेरशाह के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन। और सबसे बड़ा अवार्ड्स की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि ऑस्कर 2022 की, ये इस बार इसका 94 नंबर का संस्करण था। उसमें बेस्ट फिल्म थी कोडा। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका क्रिस्टीन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 ये किस एक को नहीं दिया गया? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहे हैं किस एक को नहीं मिला। तो आंसर होगा इसका तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। एक्चुअली इनको 2021 का मिला था, 2022 आपसे पूछ रहे हैं। और आप जानते हो इन पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के एक 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे रखा गया इस पुरस्कार का नाम, जिनकी 1957 में विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। कब और कहाँ दिया जाता है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और याद रखना, इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहली बार 1958 में दिया गया था। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। इस बार ये इसका कौन से नंबर का है? तो 64 नंबर का है। 4 लोगों को मिला है। अब ध्यान से सुनना वो 4 लोगों के नाम। एक है सोथियारा छिम, ये है कंबोडिया के मनोचिकित्सक। एक है बाशी हतोरी, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। एक महिला, इन चारों में से एक महिला है, वो है बर्नाडेट मेड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एक हैं गैरी बेंचेगी, इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये 4 लोग हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये हमने डेली करंट अफेयर्स वाले में भी पूछा था और साथ में उत्तर भी दिया था। अभी केवल मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर आप लोगों को देना है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर आप लोग देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात। तो याद रखना, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित करेगा। और प्लांट की क्षमता होगी 20,000 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष करना। प्लांट का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। अच्छा, कार्बन फाइबर की बात हुई है, क्या होता है ये उच्च चालकता यानी कि हाई कंडक्टिविटी वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का एक बेहतर विकल्प है, ऑल्टरनेट है। मतलब स्टील की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनना और उत्तर देते हुए चलना। पहला प्रश्न आ रहा है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? आंसर क्या होगा? असम। बताओ फिर, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अभी आपको याद होगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया था। और आपको याद होगा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, बताओ ये किसने डेवलप्ड किया था? आईआईटी रोपड़ ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में शुरू हुआ हवा से कार्बन सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, आंसर होगा आइसलैंड में, और उस प्लांट का नाम है ओरका। इसी तरह से भारत में टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था। अच्छा, अभी केवीआईसी ने
कहाँ पे अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। ये वर्चुअल स्कूल कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए है। इसमें कक्षाएं ऑनलाइन होंगी जैसा आप जानते ही हो, और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे उनको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया। और आप जानते ही हो, दिल्ली सरकार ये अपनी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को हटाकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखेगी। चलो बताओ, किस शहर में देश का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ये खोला जाएगा? तो आंसर होगा कोच्चि, केरल। अभी गूगल ने भारत में लॉन्च किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया, जिसका उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और अगर आपसे पूछे कि पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। और उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था। अभी कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। और याद रखना, उत्तर प्रदेश ये वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना। अभी आप जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन भी लॉन्च किया था। अब आप 2 प्रश्नों के उत्तर दोगे। एक तो दिल्ली के अभी नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, और यहाँ के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, ये बताओ। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी निम्न में से किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। तो पहली बार भारत ने 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया। और इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और इसे किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे मिलकर के बनाया है। और इसे हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। सर्वाइकल कैंसर ही एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं या गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है। आप जानते हो, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाते हैं? 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। अच्छा, भारत ने जानवरों के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? इनोकोवैक्स। अभी ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दे दी है, वो भी याद रखना। और कैंसर से याद आएगा एक डे, वर्ल्ड कैंसर डे, जो 4 फरवरी को मनाते हैं। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। तो फिर आप बताइए, अभी भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। तो पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम यानी कि वैदिक तारामंडल का मंदिर, ये पश्चिम बंगाल के मायापुरा में नादिया जिले में बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा और इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। ये 2010 में बनना शुरू हुआ था और अब ये 2024 में बनकर तैयार होगा। और आप जानते हो, कंबोडिया में अंकर वाट का मंदिर है, ये उससे भी बड़ा होगा। इसके निर्माण का उद्देश्य है वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना। अब ये मंदिर किसको समर्पित होगा? हमने कहा ये इस्कॉन का मुख्यालय होगा, तो ही आप समझ जाओगे ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस्कॉन के संस्थापक कौन थे? श्रील प्रभुपाद। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक ये कहां पे लॉन्च किया था? गुजरात के भुज में, जिसका नाम है स्मृति वन। अभी दिल्ली के अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और उससे पहले राजस्थान में जो मानगढ़ की पहाड़ी है उसे भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। आप जानते हो, उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला जाएगा जानवरों के लिए देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक। अच्छा, 75वां संतोष ट्रॉफी ये किसने जीता? पहले तो आप ये बताओ, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसको अभी केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। गवर्नर अभी तक थे जगदीप धनखड़, जो अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और अब यहाँ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे मिल गया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दुबई। तो अभी 29 अगस्त 2022 को दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा, दवाओं और अभ्यासों की एक होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन की थीम थी डिजीजेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। वैसे वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। और दुबई जो है ये 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी। और दुबई ने लॉन्च किया था दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट। अभी एशिया कप 2022 का आयोजन ये हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहले ये श्रीलंका में होना था, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, सितंबर 2022 में अभी किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया? तो आंसर होगा ब्लू एनर्जी मोटर्स। तो अभी ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया। ट्रक निर्माण सुविधा ये पुणे के पास चाकन में स्थित है। इस सुविधा का उद्घाटन अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स इसके ट्रक लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाले लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो हमारे ये जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा प्लांट का उद्घाटन किया था। कहां पे? नागपुर में। और आप जानते हो अभी सभी पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अभी इंडियन आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियां दी है टाटा कंपनी ने, उनका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। और बताओ, भारत की अभी स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये कहां पे लॉन्च हुई? तो आंसर होगा पुणे में। और व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। आप जानते हो भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार भी बन गया है। और अभी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां पे लॉन्च हुई? मुंबई में, जिसका नाम है स्विच EIV22। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे खुला? असम में। और नितिन गडकरी ने ही अभी लॉन्च किया था भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जिसका नाम है मिराई। ये टोयोटा की कार है। और अभी जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा भी शुरू हुई थी, ये भी याद रखो। लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर देना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा अनुराग शर्मा को। तो अभी हैलिफैक्स कनाडा में 65 नंबर के जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ, उसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इसी दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है अनुराग शर्मा, उनको संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरिज्म एसोसिएशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है। इसमें भारत की एक और सीट बढ़ा दी गई है, जिससे कुल भारतीय संख्या अब 4 प्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये कब मनाया जाता है? 30 जून को। अभी आपको याद होगा युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन भी हुआ था मिस्र में। और राष्ट्रमंडल की बात है तो राष्ट्रमंडल खेल आपको याद आएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था, जिसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। बाकी डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, समीर वी कामत है। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम इंपॉर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने पारितोष त्रिपाठी, याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नागेश सिंह को। तो अभी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किसकी जगह लेंगे? सुचित्रा दुर्रई की जगह लेंगे वो। बाकी आप जानते हो अभी यूके में भारत के नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन बने थे? विक्रम के दोर्राई स्वामी। और बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने अभी प्रणय वर्मा। और उल्टा बात करेंगे कि भारत में बांग्लादेश के नए राजदूत कौन बने, तो आंसर होगा मुस्तफिजुर रहमान। थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक, करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के साथ हम कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? करते हैं ना। कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज।
वैसे सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसमें 3 देश होते हैं, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। तो वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता, जिनको आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक बनाया गया। वे एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी। अच्छा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्हें फैक्ट चेक सिस्टम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आप जानते हो अभी प्रसार भारती के सीईओ जो हैं मयंक कुमार, इन्हें अभी दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज भी दिया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडीसीओ बने महेंद्र शाह और डीआरडीओ के चेयरमैन बने समीर वी कामत। चलो आप लोगों से कुछ और प्रश्न पूछता हूं। अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहां पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर रेडियो जय घोष को लॉन्च किया था। वैसे वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, प्रसारण दिवस, ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 सितंबर 2022 को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा यमुना कुमार चौबे। तो यमुना कुमार चौबे ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बन गए हैं। किनका स्थान लिया? अभय कुमार सिंह का। याद रखना, ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे पहले राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था, ये भारत सरकार का जल विद्युत बोर्ड है, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय इसका फरीदाबाद, हरियाणा में है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डैम मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना ये कहाँ पर है या किस नदी पर है। जैसे कि टिहरी डैम, ये आप जानते हैं उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। अब बताओ श्री सैलम डैम, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर डैम, ये भी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर ही। सरदार सरोवर डैम आपको गुजरात में मिलेगा, नर्मदा पर। और भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर मिलेगा आपको पंजाब में। डलहस्ती डैम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पे। और इडुक्की डैम आपको मिलेगा केरल में, पेरियार नदी पे। आप जानते हो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने? सिंगापुर के टी राजा कुमार। और सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने तपन कुमार डेका। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? कल्याण चौबे। तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं कल्याण चौबे, अभी इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से आप जानते हो अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद जलूद। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अभी सीबीएसई की नए अध्यक्ष बनी थी निधि छिब्बर। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के बने थे राजीव कुमार। देखो, फुटबॉल से एक आध प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। जैसे कि आप जानते हो 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कतर दोहा में होंगे, जिसका शुभंकर मैस्कॉट लाइव है। इसका स्पॉन्सर बना है बायजूस। अब आप बताओ अगले वाले 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। आपको याद है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया। फिर रवि कपूर इसके सीईओ बनाए गए थे, पर अब उनकी जगह उत्पल कुमार सिंह बनेंगे इसके नए सीईओ, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव भी हैं। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि किसकी समिति की सिफारिश पे इसका नाम बदला गया था? संसद टीवी नाम रखा गया था दोनों को मिला करके। तो आंसर होगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पे। यह अच्छा प्रश्न है। आप जानते हो वर्ल्ड टीवी डे कब मनाते हैं हम? 21 नवंबर को। चलो बताओ, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजेश गेरा। लार्सन एंड टुब्रो के एमडीसीओ एसएन सुब्रमण्यन। और एचपीसीएल के सीएमडी पुष्प कुमार जोशी बने। तो याद रखना, संसद टीवी के सीईओ कौन? उत्पल कुमार सिंह। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की?
तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता था। आप जानते हो अभी इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। अभी आयरलैंड के ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और तमीम इकबाल का नाम भी याद रखना, T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। ये T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी किस भारतीय स्प्रिंटर ने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा अमलान बोर्गोहेन। तो भारतीय स्प्रिंटर हैं अमलान बोर्गोहेन। इन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। ये असम के रहने वाले हैं। और धनलक्ष्मी के बारे में आप जानते हो? स्प्रिंटर हैं ये, पूरा नाम है शेखर धनलक्ष्मी। अभी 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बनी थी ये। और भगवानी देवी 94 ईयर की उम्र है इनकी। अभी फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड जीता था इन्होंने। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अपेक्षा फर्नांडिस। तो अभी 31 अगस्त 2022 को अपेक्षा फर्नांडिस ये वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वे 200 मीटर महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। और यह भी 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप यह भी कहां पे हुई थी? लीमा पेरू में हुई थी। 30 अगस्त को शुरू हुई जो 4 सितंबर 2022 तक चली। और इसी तरह से एक भारतीय तैराक है साजन प्रकाश। अभी दानिश ओपन स्विमिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में। इनका प्रश्न अभी किसी एक एग्जाम में भी पूछा गया था। यही प्रश्न था दानिश ओपन स्विमिंग वाला। और मिहिर सेन आप जानते ही हो, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने थे। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? आरती साहा। अभी एम्मा मैक्योन का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं ये। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते थे इन्होंने। कितने? एक तो ब्रॉन्ज, एक सिल्वर और एक 6 गोल्ड। 8 मेडल तो इन्होंने अकेले नहीं जीत लिए थे। और आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया ही था, भारत 4थे स्थान पे था। इसका तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना दिया, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो देख लेना और क्विज भी लगा लेना आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ शुमंग लीला महोत्सव इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वहां पे अभी 50वां शुमंग लीला महोत्सव मनाया गया। शुमंग लीला ये मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं के द्वारा और पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। मूल रूप से शुमंग लीला राजाओं और रईसों को प्रस्तुत की जाने वाली एक कॉमेडी शैली के रूप में शुरू हुई थी। और मणिपुर में ही शिरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। यह भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। देखो वैसे मणिपुर की कैपिटल की बात करोगे इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए और गवर्नर कौन है? एल गणेशन है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो याद रखना, जैसे कि मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिलेगा जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। संगई फेस्टिवल भी याद रखना, ये कहाँ मनाया जाता है? यहीं पे मनाया जाता है। संगई नाम का एक हिरण यहाँ पे पाया जाता है इसी नेशनल पार्क में, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, ऐसे याद रखो। लाई हरौबा फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। एक नट संकीर्तन उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है, ये भी याद रख लो। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है ओणम। यह भी 2022 का कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। ओणम त्योहार ये खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और अभी एक केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको, तो अभी आप बताओ पहले तो कि कौन सा बैंक है जिसने अभी केरल के कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित एक ब्रांच खोली है, मतलब पूरी महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगा वो? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। अभी केरल ने GST चोरी को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उस एप्लीकेशन का नाम बताओ आप लोग।
और अभी केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना भी शुरू की थी। और जानते हो, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर बताओ, नुआखाई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। नुआखाई ये मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। नुआखाई ये दो शब्दों का मेल है जो नए चावल खाने का प्रतीक है। नुआ का अर्थ हो गया नया और खाई का मतलब हो गया खाना। ये गणेश उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है। तो 2022 में इसे हमने 1 सितंबर को मनाया। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये आप याद रखना। वैसे उड़ीसा के कुछ और भी मुख्य त्यौहार हैं, जैसे कि ये नुआखाई महोत्सव हो गया, एक है रजा पर्व, एक बाली जात्रा महोत्सव है, एक कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, एक छऊ महोत्सव हो गया, एक बोईता बंदना महोत्सव हो गया और एक शीतल षष्ठी पर्व हो गया। ये सब उड़ीसा से संबंधित हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, इनका निधन हो गया? तो आंसर होगा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति थे ये मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका भी निधन हो गया। अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उन्होंने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त कर दिया था। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में ये नाकाम रहे थे। वे यूएसएसआर के अंतिम नेता थे। उन्हें ओजस्वी सोवियत नेता माना जाता था जो नागरिकों को आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे। आपको बता दूं, उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नाम याद रखना इनका। क्या है नाम? मिखाइल गोर्बाचेव। बढ़ते आगे। तो फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य का निधन हो गया। नाम बताओ उनका। आंसर होगा अभिजीत सेन। तो भारत के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे ये अभिजीत सेन, जिनका भी निधन हो गया। वे 2004 से लेकर 2014 के बीच में योजना आयोग के सदस्य रहे थे। उन्हें 2010 में सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नाम था अभिजीत सेन, जिनका निधन हो गया। और अभिजीत से आपको याद आएगा अभिजीत बनर्जी का नाम। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं ये। 2019 में एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने। और सेन से आपको याद आएंगे अमर्त्य सेन। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, या यूं कहूं पहले एशियाई व्यक्ति थे ये। उसके बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला था। अमर्त्य सेन नाम तो सुना ही होगा। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों को पोषण, स्वास्थ्य जीवन शैली और संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। और थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अच्छा, आपको याद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था, तो आपको याद होना चाहिए उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101वें स्थान पे था भारत। और अभी अगस्त के आखिरी सप्ताह को हमने विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया था, वो भी याद रखना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पोषण माह ये किस महीने को मनाया जाता है? सो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अच्छा चलो बताओ कि कौन सा वो राज्य है जिसने अभी अंडे और दूध योजना को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है ये योजना, जिसमें मिलेगा अंडे और दूध। केरल ने शुरू किया था, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करें इस बार की थीम क्या है, तो कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने।
हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं ये मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, जिन्होंने ये बुक को अभी लॉन्च किया जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ये सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य पर आधारित शोध का संग्रह है। इस बुक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर तनुजा नेसारी। आप जानते हो एक लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक आई थी जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। इसको लिखा था संजुक्ता दास ने। और एक बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल जिसको लॉन्च किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसको लिखा था आराधना जौहरी ने। और द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। इसको लिखा था जे सिंह ने। तो ये सब याद रखना, पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पुलापे बालकृष्णन ने। तो ये जो बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। इस बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। किसने लिखा? पुलापे बालकृष्णन ने। आपको याद होगा सानिध्य शर्मा, छोटी सी बच्ची है ये। छोटी बच्ची हो क्या? इन्होंने एक बुक लिखी थी रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स, जिसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजेश तलवार की बात करें, द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। और विनोद रॉय नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने। तो आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकार। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूँ। बिमल जालान, आप जानते होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी बुक। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य, ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष आप जानते हो दिनेश कुमार खारा हैं। उनसे पहले कौन थे? रजनीश कुमार। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो आप बताओ। और जब भी एसबीआई की बात हम करते हैं तो उनका नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं और उनकी बुक का नाम भी। अब आप लोग बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, अभी किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो याद रखना भी, मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। आप जानते हो ना, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया था। चलो बताओ, अभी किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की जिसका नाम है फेड फर्स्ट? फेडरल बैंक ने। अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना किसने शुरू की थी? जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। तो राजस्थान ने शुरू किया था। और चिराग योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने शुरू की थी। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की थी? तो असम ने शुरू की थी। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा एंजाइटी। और अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंजॉय नाम से किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। आप जानते हो बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि इसको शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत,
उन्होंने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया। इसे नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन दिया जाएगा। और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी आपको याद है, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश ने अभी नारी को नमन योजना शुरू की थी। इसमें क्या होगा, राज्य की जो महिलाएं वो सरकारी बसों में 50% किराए में छूट के साथ सफर कर सकेंगी। अभी राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए 7 नाम की एक पहल शुरू की थी। और किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है, यानी कि वुमेन्स ऑपरेटेड होगी वो ब्रांच? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। वैसे अभी कौन सा देश है जो महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बना था? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। 2 दिन और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 13 फरवरी को एक और डे होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशनों पर कौन सी मशीनें स्थापित की है? तो आंसर होगा मेघदूत। तो मेघदूत नाम की ये मशीनें क्या करेंगी? हवा में जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर होता है उसको पीने योग्य पानी में बदल देंगी। और इस तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये मशीनें एक दिन में 1000 लीटर पानी की बोतलें तैयार करेंगी। इन मशीनों का नाम याद रखना, मेघदूत है। आपको याद है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला। और अगर आपसे पूछे कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव। ये अब एक ही हो गए, आपको पता है। वैसे अभी हमने विश्व जल सप्ताह कब मनाया था? अगस्त के आखिरी सप्ताह को। अच्छा बताओ, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो, 22 मार्च को मनाते हैं। और जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? उड़ीसा का पुरी है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर पूछेंगे तो इंदौर है। जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। बताओ, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। और पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे चलेगी। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर रहा। अच्छा, जल का एक पुरस्कार भी याद रखना, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ये 2022 का जीता है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट ने। ये आपको नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए। और अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप जानते हो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे कब से बैन लगा था? 1 जुलाई 2022 से। अच्छा बताओ, प्लास्टिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर पार्क्स, 1855 में। और पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी अभी कौन सी बनी थी? डाबर। अच्छा, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब बनाया? 3 जुलाई को। और भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना है, ये बनाया था HSBC ने। और आप जानते हो
मीन दम मंजपाई योजना ये शुरू की तमिलनाडु ने। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के बने थैलों का उपयोग को बढ़ावा देना। अभी किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आप जानते हो कि अभी 13 नए जिले बन गए हैं। पहले 13 थे, 13 बन गए नए। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यही है, यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस बैंक ने कैशबैक कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है कैशबैक एसबीआई कार्ड। इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। तो कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपये रिन्यूअल चार्ज देना होगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं और कार्ड होल्डर को हर साल घरेलू एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार मुफ्त में ठहरने का मौका भी दिया जाएगा। इस कार्ड पर 1% फ्यूल सरचार्ज रिफंड का लाभ भी आपको मिलेगा। तो इतने सारे फायदे देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रजनीश कुमार थे, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। चलो बताओ, अभी एसबीआई ने स्टार्टअप्स के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहाँ पे खोली? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और एसबीआई बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र भी चलाएगा। चलो मुझे बताओ भी, किस बैंक ने बटन के साथ भारत का पहला इंटरएक्टिव क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। और आप जानते हो एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया था भारत का पहला रिसाइकल पीवीसी से बना क्रेडिट कार्ड। और लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, जिसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया था। ये भी याद रखना बातें। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसका नाम है सैरेक्स 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया और इसका नाम है सैरेक्स 2022। इस अभियान का उद्देश्य है समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। ये इस अभ्यास का याद रखना 10वां संस्करण था। आप जानते हो इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। इसके प्रमुख कौन है? वीएस पठानिया है। और चेन्नई में अभी क्या हुआ था? 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में हुआ था, ये चेन्नई में ही, जिसका शुभंकर थम्बी था, जिसको जीता उज्बेकिस्तान ने। और अगला 2024 वाला ये 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी के बुडापेस्ट में होगा और 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा, ये भी याद रखना। अच्छा मुझे बताओ भी, भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो आंसर होगा डॉर्नियर 228। ये जरूर याद रखना आप, ये प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। तो भारत सिर्फ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था ये 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत ने 2021-22 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की है। अच्छा अभी हमने तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी कनाडा में किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा AR रहमान। तो कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पे रखा गया है। आपको याद होगा इसी तरह से इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। और भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी है कहाँ? सूरत में। अच्छा AR रहमान को अभी इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर भी बनाया गया था। और भारत में जो पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसका एंथम क्या था? वणक्कम चेन्नई। उसको AR रहमान ने गाया था। अच्छा AR रहमान की बायोग्राफी का नाम क्या है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। इसको लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, सितंबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। कौन कौन से दिन कवर किए? शुरुआत के 4 दिन हमने इसमें कवर कर ली, 1, 2, 3, 4 सितंबर।
इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।